स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 51 टू 60, गहरे समुद्र के दैत्य का उदय, जीवन मरण का युद्ध करीब। आज हेलियन यून द्वारा एक रहस्यमयी कंगन सौंपने के बाद वह मुयोक्सिन और स्टार फ्रूट की एक बड़ी खेप के साथ रवाना हो गया। स्टार फ्रूट सामान्य मनुष्यों को भी विकसित होने में मदद कर सकता है। साम्राज्य के क्राउचिंग ड्रैगन ग्रुप के सभी सदस्य सुपरह्यूमन हैं, लेकिन वे अभी भी प्राचीन युद्ध कलाकारों द्वारा दबाए जा रहे हैं और उनकी संख्या कम होने के कारण वे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इसलिए इस कयामत के दौर में दियुवान ग्रुप ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। गुकिजुए का दुश्मन हमेशा दियुवान ग्रुप रहा है, साम्राज्य नहीं। हेलियन यून को विदा करने के बाद गोकिजुए वापस स्टार एब्जॉर्बिंग मेन ट्री के नीचे चला गया ताकि उसके भीतर मौजूद स्टार मॉन्स्टर्स को निगल सके। पिछले कुछ दिनों से ये पेड़ हर दिन फलों की एक खेप पैदा करने के बाद अपनी रक्षा के लिए स्टार सकिंग मॉन्स्टर्स की एक और खेप उगा देता है। उसी समय राजधानी शहर में दियुवान ग्रुप की इमारत के कमांड हॉल में यहाँ अब काफ़ी चहल पहल थी। स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट के 5 सबसे शक्तिशाली सुपरह्यूमन संगठनों के विशेषज्ञ मूल रूप से यहाँ मौजूद थे। वॉर गॉड ग्रुप, व्हाइट ब्लड ग्रुप, तियानलैंड ग्रुप और तान्यांग ग्रुप के 4 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष। व्हाइट ब्लड ग्रुप की अध्यक्षा एक कामुक और मोहक महिला थी। वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन एम्परर को मारने से पहले हमें उसे पकड़ना चाहिए और कुछ समय तक उस पर शोध करना चाहिए ताकि हम उसके शरीर के रहस्यों को जान सकें। उसे मारना तब भी देर नहीं होगी। चू युआन ने सिर हिलाया और कहा, संयोग से मैं भी यही सोच रहा था। उसे ऐसे ही मार देना एक बर्बादी होगी। ओल्ड टॉर्टोइस ने भी इस समय कहा, ब्लैक ड्रैगन एम्परर वास्तव में शोध के योग्य है। उस समय मैं गहरे समुद्र के उस सीनियर से उसकी जान बख्शने की पूरी कोशिश करने के लिए कहूँगा। इस स्थिति में गुकिजुए को स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट का एकमात्र अपवाद कहा जा सकता था। उसका शोध मूल्य बहुत अधिक था। हो लिन्नाना ने इन लोगों के चेहरों को देखा, उसकी आंखों में घृणा की एक झलक चमकी और उसका भी कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद होने वाली लड़ाई में उनका वॉर गॉड ग्रुप निश्चित रूप से बहुत जान लगाकर नहीं लड़ेगा। चर्चाओं के सिलसिले के बीच स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट के 5 सबसे शक्तिशाली सुपरह्यूमन समूहों ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब वे केवल गहरे समुद्र के उस प्राणी के किनारे पर आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच गुकिजुए पागलों की तरह स्टार सकिंग मॉन्स्टर्स को निगल रहा था और आगामी खूनी लड़ाई का सामना करने की तैयारी कर रहा था। स्टार एब्जॉर्बिंग मेन ट्री के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उपग्रह अब इस स्थान की कोई भी तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। गुकिजुए वास्तव में इन 2 दिनों के भीतर 8वें रैंक की बाधा को तोड़कर 9वें रैंक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन समय उसका इंतजार नहीं करेगा। 2 दिन बाद दोपहर के 3 बजे गड़गड़ाहट। बरमूडा सागर इस समय गूंज उठा और कांपने लगा, जैसे कोई अकल्पनीय भयानक विशालकाय प्राणी अविश्वसनीय गति से बाहर निकल रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाके के साथ एक भयानक जीव प्रकट हुआ, 3 मीटर लंबा, जिसकी पीठ पर 9 स्लेटी रंग के टेंटेकल्स थे, शरीर स्लेटी स्केल्स से ढका हुआ, उभरी हुई मांसपेशियां, सिर पर 2 नीले सींग, एक विशाल जबड़ा, क्रूर चेहरा, हाथों में नुकीले पंजे, पाताल जैसी आंखें और इतनी शक्तिशाली आभा की जिसने कई मील तक समुद्र को हिलाकर रख दिया। उफ, ये दबी हुई अवस्था वास्तव में असहज है। नीले सींग वाला वह जीव समुद्र की सतह पर खड़ा था, अपने शरीर के भीतर अपनी 80% शक्ति को दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में असंतोष की झलक थी। फिर एक सोनिक बूम के साथ वह हवा को चीरते हुए ओल्ड टॉर्टोइस की आभा की ओर बढ़ गया। उसकी गति आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट के सबसे तेज लड़ाकू विमान भी बहुत पीछे छूट जाते। वह समुद्र की सतह पर बवंडर की तरह तेज गति से निकला, उसके गुजरने की आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। जल्द ही उसने समुद्र छोड़ दिया और यून नदी क्षेत्र में प्रवेश किया। इस समय यून नदी के तट पर लोगों का एक बड़ा समूह जमा था। उनका नेतृत्व ओल्ड टॉर्टोइस, लू युआन, तान्यांग ग्रुप के अध्यक्ष, तियानलैंड ग्रुप के अध्यक्ष, वॉर गॉड ग्रुप के अध्यक्ष, व्हाइट ब्लड ग्रुप की अध्यक्षा और लोंगयुन माउंटेन के 3 पुराने पूर्वज कर रहे थे। प्रत्येक गुट के पीछे कई 100 लोग खड़े थे, जो उनके समूहों की शीर्ष युद्ध शक्तियां थीं। धूम, गड़गड़ाहट। तभी एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा दूर नदी से तेजी से नजदीक आई, जिससे 4 से 5 स्तर की तेज हवा चलने लगी और पलक झपकते ही वह नदी के तट के ऊपर दिखाई दी। सिस्कारी। इस आभा के प्रभाव में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया, वे हाँफने लगे और पीछे हटने लगे। एक धमाके के साथ जमीन फट गई, क्योंकि 3 मीटर लंबा वह नीले सींग वाला जीव उतरा, अपने साथ वह बल लेकर जिसे वह समय पर पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया था। भयानक शॉकवेव के कारण वहां मौजूद लोंगयुन माउंटेन के 3 पुराने पूर्वजों को भी घुटन महसूस होने लगी। उनके दिल को ऐसा लगा जैसे इस आभा के घेरे में उनकी धड़कनें रुक जाएंगी। छोटा कछुआ सीनियर का अभिवादन करता है। हालांकि ओल्ड टॉर्टोइस उत्साहपूर्वक आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और दंडवत प्रणाम किया।
चू युआन, ओरोस्का और अन्य सभी ने डर के साथ अपने सामने प्रकट हुए उस भयानक प्राणी को गौर से देखा। इस जीव ने उन्हें एक ऊंचे पहाड़ जैसा महसूस कराया, जो उन्हें इस कदर दबा रहा था कि वे लड़ने की इच्छा का एक कतरा भी नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ तक कि ओरोस्का और लोंगयुन माउंटेन के 3 पुराने पूर्वज जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इस समय डर से कांप रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सीनियर का सम्मान करने क्यों नहीं आ रहे? तुम सब घुटनों के बल बैठो। उन सबको अपनी जगह पर जमे हुए देखकर ओल्ड टॉर्टोइस तुरंत गुस्से में दहाड़ा। ये तुम्हारा सीनियर है, इससे हमारा क्या लेना देना? हर कोई शिकायत करना चाहता था, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब आगे बढ़े, अपने हाथ जोड़े और कहा, प्रणाम सीनियर। उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना असंभव था। नीले सींग वाले जीव की ब्लैक होल जैसी नज़र धीरे धीरे मानव विशेषज्ञों पर घूमी। उसने एक हाथ उठाया और हवा में झपट्टा मारा। व्हाइट ब्लड ग्रुप का एक वैम्पायर उसके पंजे में फंस गया। उसने अपना मुंह खोला, वैम्पायर का सिर चबाकर अलग कर दिया और उसे ऐसे खाने लगा जैसे वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। इस दृश्य ने सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और कई लोगों को महसूस हुआ कि उनके पैर कांप रहे हैं। वे डर के मारे लगभग खुद को गीला करने वाले थे। छोटा कछुआ, क्या यही वह भोजन है जो तुमने मेरे लिए ढूंढा है? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। नीले सींग वाले जीव ने अपनी लंबी जीभ निकाली, अपने हाथ में मौजूद बिना सिर वाली लाश को चाटा और एक और निवाला लिया। उसके चेहरे पर आनंद का भाव था। इस नज़ारे ने कईयों को दहला दिया। ओल्ड टॉर्टोइस ने जल्दी से कहा, सीनियर, कृपया दया दिखाएं। ये सभी वे लोग हैं जिन्हें मैंने सीनियर की भव्यता का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया है। नीले सींग वाला जीव ठहाका मारकर हंसा, अपने हाथ में जो कुछ था उसे खत्म किया, फिर खाने के लिए एक और को पकड़ा और कहा, ब्लैक ड्रैगन एम्परर कहाँ है? मुझे उसे मारने के लिए ले चलो। दबे होने का यह एहसास मुझे बहुत असहज कर रहा है। देर सबेर मैं इस आसमान को चीर दूंगा। सीनियर, कृपया मेरे पीछे आएं। ये सुनकर ओल्ड टॉर्टोइस आनन फानन में उठा और सबसे तेज गति से गोकिजुए के आश्रय की ओर रास्ता दिखाने लगा। नीले सींग वाला जीव इत्मीनान से पीछे पीछे चला। उनके पीछे 5 बड़े समूहों और लोंगयुन माउंटेन के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। वॉर गॉड ग्रुप के ओरोस्का ने कहा, मुझे लग रहा है कि हम आग से खेल रहे हैं। चुयुआन कड़वाहट से मुस्कुराया, बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब हम केवल दांत भींचकर पीछे चल सकते हैं। चलो। समूह एक विशाल जुलूस के रूप में पीछे चल पड़ा। उसी समय आश्रय की ऊंची दीवारों पर गोकिजुए ने भी सभी को यहाँ इकट्ठा कर लिया था। कैलेमिटी लेवल, सेक्रेड रैंक जी शांग, जू होंग्यू, जू किंग, क्यू ट्रेजर और एप एम्परर सभी 8वें रैंक के शिखर पर थे। बाकी लोगों ने अभी अभी 8वें रैंक में कदम रखा था। आश्रय से कुछ मील बाहर 100 से अधिक वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर्स वाली संस्थाएं वहां थीं। वे झिझक रहे थे कि गोकिजुए की मदद करें या नहीं। उनकी नज़रों में गोकिजुए भी उन्हीं की तरह का एक जीव था। आश्रय से कुछ मील बाहर 100 से अधिक वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर्स छिपे हुए थे। गुई लैन उन्हें यहाँ लेकर आया था। उन्होंने भी मनुष्यों के बीच फैली खबरों को सुन लिया था। उन्हें पता था कि गोकिजुए अब सबका साझा दुश्मन बन चुका है। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और वे पूरे क्लाउड सिटी में 365 स्टार एब्जॉर्बिंग मेंट्री की रखवाली कर रहे थे और वहां आने वाले स्टार एब्जॉर्बिंग जीवों का शिकार कर रहे थे। इतना सब निगलने के बाद वे अब सभी 8वें रैंक के अंतिम चरण में थे और गुई लैन सहित कुछ तो 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच चुके थे। इसलिए यहाँ गुई लैन का काफी प्रभाव था। आश्रय की दीवार पर गोकिजुए और अन्यों को देखते हुए उसने कहा, भाइयों, अगर ब्लैक ड्रैगन एम्परर की ताकत दुश्मन की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति से बहुत अलग नहीं हुई तो हम सीधे मदद करेंगे। अन्यथा अगर उसकी ताकत विरोधियों से बहुत कम हुई तो हम अपनी जान देने नहीं जाएंगे। वह अभी भी बहुत तर्कसंगत था। हालांकि वह मदद करना चाहता था, लेकिन वह कभी भी अपने भाइयों को मौत के मुंह में नहीं धकेलेगा। यही सबसे अच्छा है। हम आंख मूंद कर मरने के लिए नहीं कूद सकते। 8वें रैंक के शिखर पर मौजूद गुई शी ने सिर हिलाया, मदद करेंगे अगर कर सके, नहीं तो हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। सर। तभी दूर से एक काले सुनहरे रंग की त्वचा वाला वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर अत्यंत शक्तिशाली आभा के साथ तेजी से करीब आया। जे तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? ये काला सुनहरा जीव मादा थी, जिसकी आकृति अविश्वसनीय रूप से सुंदर लेकिन डरावनी थी और उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी, जो संभवतः 9वें रैंक तक पहुंच चुकी थी। तुम कौन हो? गुई लैन ने सतर्क होकर पूछा, जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उस मादा जीव ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, मेरा नाम गुई लैन है और जाहिर है मैं यहाँ तमाशा देखने आई हूँ। तमाशा देखना? वे जीव ये सुनकर थोड़े हैरान रह गए। मैंने अभी सुना कि तुम ब्लैक ड्रैगन एम्परर की मदद करना चाहते थे। वह बहुत ही दुष्टता से मुस्कुराए। गुई लैन ने सिर हिलाया और कहा, क्यों, क्या इसकी अनुमति नहीं है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी जान देने मत जाओ।
जब मैं आ रही थी तो मैंने एक अविश्वसनीय रूप से भयानक प्राणी और मनुष्यों के बीच एक सुपर विशेषज्ञ को इस ओर आते हुए महसूस किया। मैं उनसे तेज इसलिए हूं क्योंकि वह ओल्ड टॉर्टोइस बहुत धीमा है। वह दुर्भावना से हंसी, क्यों न तुम सब अब से मेरे पीछे चलो। मैंने मून सिटी में अपनी जाति के सभी लोगों को एकजुट कर लिया है और तुम्हारे साथ मिलकर समय आने पर हम भी एक सभ्यता बना सकते हैं। ये सुनकर वे जीव हिचकिचाए। उस मादा जीव ने उन पर दबाव नहीं डाला और कहा, सोचने के लिए समय लो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पहले आने वाली लड़ाई देखते हैं। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उस क्षेत्र का गॉड्स आई व्यू ऊंचाई से नज़ारा प्रसारण शुरू हो चुका था। ये ड्रैगन स्लेइंग बैटल, ड्रैगन वध युद्ध पिछले 7 दिनों से स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट के बचे हुए लोगों और छोटे बड़े राक्षसों के बीच चर्चा का गर्म विषय था। लाइव स्ट्रीम शुरू होने के आधे घंटे के भीतर ही दर्शकों की संख्या 10 करोड़ पार कर गई थी। कैमरा वर्तमान में आश्रय में मौजूद गुकिजुए और अन्यों पर केंद्रित था। हाहा, ड्रैगन वध युद्ध शुरू होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन एम्परर दुनिया को तबाह करना चाहता है, उसे मरना ही होगा। इसे मार डालो, फिर उस स्टार सकिंग पेड़ को नष्ट कर दो। कैपिटल सिटी के कियानलोंग पैलेस में कियानलोंग साम्राज्य के उच्च पदस्थ लोग और कियानलोंग ग्रुप के सदस्य इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हेलियन यून भी मू युक्सिन को वहां लाया था। मू युक्सिन, जिसने एक हाथ खो दिया था, लाइव स्ट्रीम में ऊंची दीवार पर खड़े गुकिजुए को देख रही थी। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी, लेकिन वह उससे नफरत नहीं करती थी। तभी आश्रय से कुछ मील बाहर छिपी गुईलैंड मादा जीव का दिल धड़क गया। वे आ गए। धूम, गड़गड़ाहट, वह नीले सींग वाला जीव प्रकट हुआ। उसकी 9 टेंटिकल्स पीछे पागलों की तरह नाच रही थीं। वह गड़गड़ाहट के साथ हवा में कदम रख रहा था। उसका हर कदम दर्शकों के दिल पर चोट जैसा था। जमीन कांप उठी और कुछ ही कदमों में वह आश्रय से कुछ मील बाहर आसमान में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर गर्व से खड़ा हो गया। उसका 10 फीट का शरीर स्लेटी स्केल से चमक रहा था। सर्र सर्र सर्र, दूर से 5 बड़े समूहों के 1500 से अधिक विशेषज्ञ भी एक विशाल जुलूस में पहुंचे। नेतृत्व चू युआन और उसका लोंगयुन पर्वत के 3 पूर्वज और अन्य कर रहे थे। और उसका के पीछे चल रही हो लिन्ना ना के चेहरे पर चिंता थी। उस नीले सींग वाले जीव की ताकत लगभग अपराजेय थी। ऊंची दीवार पर गुकिजुए का चेहरा भाव शून्य था। उसकी नज़र उस जीव पर पड़ी और उसने शांति से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ग्रह पर तुम्हारे जैसा कोई प्राणी होगा। नीले सींग वाले जीव ने अपनी जीभ लपलपाई और कहा, तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारी जीवन शक्ति डरावनी और संभावनाएं असीम हैं। दुख की बात है कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो और मेरे पेट का भोजन बनने वाले हो। क्या ऐसा है? गुकिजुए मुस्कुराया, उसके मुंह में ड्रैगन के दांत उगाए और वह क्रूरता से हंसा, मैं शायद मर जाऊं, लेकिन तुम निश्चित रूप से अपनी अधिकांश जान गंवा दोगे। अगर यकीन नहीं है तो चलो लड़ते हैं। दहाड़ दहाड़, जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए उसी क्षण उसके ऊपरी कपड़े फट गए। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन और ब्लैक थंडर ड्रैगन दहाड़ते हुए बाहर निकले। उनकी गूंज आसमान और जमीन को हिला देने वाली थी। उसके शरीर से निकलने वाली हिंसक और दबंग आभा ने उसके सफ़ेद बालों को पीछे उड़ा दिया। उसके नग्न ऊपरी शरीर पर काले ड्रैगन के निशान उभरे, जो एक भयानक ब्लैक ड्रैगन टोटेम बना रहे थे। उसने हवा में कदम रखा और अब वह दुश्मन से 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसके हाथ में ब्लैक ड्रैगन स्पीयर भाला प्रकट हुआ, जिससे निकलने वाली आभा ऐसी थी मानो वह स्वर्ग को भी चीर सकती हो। इस क्षण गुकिजुए के पास भी दमन का एक अद्वितीय एहसास था। वर्तमान में उसके पास 3 अवस्थाएं थीं। ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था हाफ ड्रैगन मैन शरीर में बदलना था। तीसरी अवस्था सबसे शक्तिशाली थी, ट्रू ड्रैगन मैन अवस्था, जो उसकी चरम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। सफ़ेद बाल और खून जैसी लाल आंखें, उसके नग्न ऊपरी शरीर पर बना ब्लैक ड्रैगन टोटेम एक जबरदस्त दबाव छोड़ रहा था। उसके पीछे थंडर फ्लेम ब्लैक ड्रैगन हिंसक और डरावना था और काले ड्रैगन पैटर्न उसकी त्वचा पर रक्तवाहिकाओं की तरह फैले हुए थे। वह वास्तव में एक बड़ा खतरा है। चू युआन ने गुकिजुए द्वारा छोड़ी गई आभा से भारी दबाव महसूस किया और उसके भीतर ईर्ष्या जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे पकड़ सकूं और इसके जीन खुद में स्थानांतरित कर सकूं, यहां तक कि इसकी लाश भी काम आएगी। ये सोचकर वह अपने दिल की उत्तेजना को दबा नहीं सका। लेकिन वह उस नीले सींग वाले जीव से इसे कैसे छीनेगा, यह उसके लिए सिरदर्द था। ये बच्चा, क्या ये बहुत तेजी से बड़ा नहीं हो गया है? उस नीले सींग वाले जीव की तरह ही इसमें भी कोई खामी नजर नहीं आ रही। लोंगयुन पर्वत के 3 कुलपति गुप्त रूप से घबरा गए थे। अगर वे एक साथ मिल भी जाएं, तो शायद गुकिजुए को उसकी वर्तमान अवस्था में नहीं हरा पाएंगे। वे सभी ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर को पार कर चुके जीव थे, जिन्हें लैंड इमॉर्टल्स के रूप में जाना जाता था। यदि रैंक के हिसाब से गणना की जाए तो वे सभी 9वें रैंक के अंतिम चरण में थे। फिर भी यहाँ वे अजेय नहीं थे। इसे स्वीकार करना उनके लिए थोड़ा कठिन था।
वास्तव में गुकिजुए वर्तमान में केवल 9वें रैंक के बेहद करीब था। हालांकि रहस्यमयी कंगन के बिना भी वह 9वें रैंक के जीवों का वध कर सकता था, क्योंकि उसकी पदोन्नति के लिए आवश्यक ऊर्जा दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक थी। और अब कंगन के साथ विलीन होने के बाद उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कि गुकिजुए को भी नहीं पता था कि वह अभी कितना शक्तिशाली है। फिर भी इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अपने सामने खड़े नीले सींग वाले जीव के सामने उसमें यह कहने का आत्मविश्वास नहीं था कि वह जीत जाएगा। कर दिखाओ। हो लिन्नाना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन गुकिजुए का उत्साह बढ़ाया। शायद वह वाकई जीत सकता है। और उसका बुदबुदाया। नीले सींग वाले जीव ने गुकिजुए की ओर देखा, एक कड़कड़ाती आवाज की और कहा, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। मेरा एक भूसा खाओ। धूम। बोलने के बाद उसकी चारों ओर की आभा उमड़ पड़ी, हवा एक धमाके के साथ फट गई और उसका विशाल शक्तिशाली मुक्का गुकिजुए की ओर बढ़ गया। लड़ो। गुकिजुए दहाड़ा। उसका ड्रैगन स्पीयर, जो बिजली और काली लौ से बुना हुआ था, एक कान फोड़ने वाले धमाके के साथ आगे बढ़ा। विशाल मुक्का उस भयानक भाले की नोक से टकराया। एक धमाके के साथ गुकिजुए को दर्जनों मीटर पीछे फेंक दिया गया। हवा में कई बार लड़खड़ाने के बाद उसने खुद को संभाला। उसके शरीर के भीतर रक्त का प्रवाह उथल पुथल हो गया, जिससे उसे खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले कि गुकिजुए सांस ले पाता, नीले सींग वाले जीव का शरीर बिजली की तरह चमका और एक और भयानक मुक्का करीब आ गया। गुकिजुए भावशून्य था। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसके हाथ में ड्रैगन स्पीयर तेजी से चमका, वह एक भयानक ब्लैक ड्रैगन सोल में बदल गया और आगे बढ़ा। साथ ही उसके पीछे के 2 ड्रैगन्स ने थंडर और ब्लैक फ्लेम उगला, जो सीधे राक्षस के सिर की ओर बढ़े। तुम्हारी पीठ से निकले जुड़वां ड्रैगन लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी पीठ के टेंटिकल्स तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन से कमजोर नहीं हैं। नीले सींग वाला जीव पागलों की तरह हंसा। उसका मुक्का ड्रैगन सोल से टकराया और उसकी पीठ से निकले 9 टेंटिकल्स ने दोनों ब्लैक ड्रैगन्स का मुकाबला किया। धूम। ऊर्जा का विस्फोट एक छोटे परमाणु विस्फोट जैसा था। गुकिजुए 7 मीटर पीछे हट गया, जबकि नीले सींग वाला जीव 3 कदम पीछे हटा। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन शायद तुम इस अगले हमले को नहीं रोक पाओगे। राक्षस ने एक उत्साहित दहाड़ मारी। उसके शरीर से भयानक ग्रे एनर्जी, स्लेटी ऊर्जा निकली। इस बार वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने अपना पंजा उठाया और दूर से गुकिजुए की ओर दबाया। धूम। एक आश्चर्यजनक विस्फोट हुआ और एक विशाल पंजा, जिसने नग्न आंखों से दिखने वाली हवा को चीर दिया था, तुरंत गुकिजुए के सामने आ गया। गुकिजुए ने अपने भाले को ब्लैक ड्रैगन शील्ड ढाल में बदल दिया, लेकिन वह पंजा इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे तोप के गोले की तरह उड़ा दिया। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही गुकिजुए जमीन पर जा गिरा, जिससे सैकड़ों मीटर लंबी खाई बन गई। वह अनगिनत बार लुढ़का और अंत में एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। धूल के गुबार ने उसे ढक लिया। क्या यह अंत है? उपस्थित विशेषज्ञ उत्सुकता और डर से गड्ढे की ओर ताकने लगे। ब्लैक ड्रैगन एम्परर, अगर तुम अपनी पूरी ताकत छिपा कर रखोगे तो शायद मैं तुम्हें उसे इस्तेमाल करने का मौका ही न दूं। आसमान में खड़े जीव ने कहा, अपनी असली ताकत दिखाओ और मुझसे लड़ो। जैसी तुम्हारी इच्छा। गड्ढे से गुकिजुए की आकृति धीरे धीरे उभरी। इस समय उसके सिर पर ड्रैगन के सींग थे, उसका पूरा शरीर काले ड्रैगन स्केल्स से ढका था और उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। अब ये दिलचस्प है, इस अवस्था में तुम पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो। नीले सींग वाला जीव तेजी से उसकी ओर झपटा। थंडर फ्लेम स्लैश। गुकिजुए की आंखें ठंडी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और शून्य को चीर दिया। राक्षस के सामने तुरंत एक वॉइड रिफ्ट, शून्य दरार दिखाई दी। सर्र। जैसे ही राक्षस ने उस दरार को तोड़ा, एक भाले की नोक उसकी छाती से टकराए। उसके ग्रे स्केल्स पर भी दरार आ गई और वह पीछे उड़ गया। ब्लैक ड्रैगन बो। जवाबी हमले का समय आ गया था। गुकिजुए का भाला एक लंबे धनुष में बदल गया। उसने धनुष को पूरा खींचा और एक थंडर फ्लेम तीर बिजली की कड़क के साथ निकला। साथ ही उसने शून्य में 3 और दरारें पैदा कर दीं। वह लापरवाह राक्षस पहले शून्य दरारों से कटा और फिर उस भयानक तीर की चपेट में आ गया। धूम। एक विशाल मशरूम जैसा बादल हवा में उठा। गुकिजुए जानता था कि इतने हमले उसे मारने के लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए उसकी नज़र तुरंत 5 बड़े समूहों पर पड़ी। 1500 से अधिक लोगों की फटी आंखों के सामने गुकिजुए ने शून्य में सैकड़ों बार वार किया। खचाक खचाक खचाक। ये लोग उस राक्षस जैसे नहीं थे। पलक झपकते ही वॉर गॉड ग्रुप को छोड़कर बाकी समूहों के सैकड़ों लोग 2 हिस्सों में कट गए। इस कत्लेआम के बाद भी गुकिजुए रुकने वाला नहीं था। वह सीधे उनके बीच घुस गया और एक खूनी नरसंहार शुरू कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि नीले सींग वाले जीव को पीछे धकेलने के बाद गुकिजुए अपना हमला जारी रखने के बजाय सीधे 5 बड़े समूहों के शक्तिशाली योद्धाओं पर टूट पड़ेगा। अपने थंडरफ्लेम स्लैश के मात्र एक वार से उसने पलक झपकते ही 5 समूहों के सैकड़ों योद्धाओं का नामोनिशान मिटा दिया।
सबसे भयानक बात यह थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक गर्जना के साथ उसने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर भाला थामा और पांचों समूहों की भीड़ में हिंसक रूप से घुस गया। जैसे ही वे लोग डर के मारे सुध-बुध खो बैठे, काले धुएं और बिजली से लथपथ उसका भला घूमा और दर्जनों मीटर लंबी एक घातक श्रृंखला में बदल गया, जिसने आसपास के 100 से अधिक योद्धाओं को तुरंत ढेर कर दिया। जो भी इसकी चपेट में आया वह धमाके के साथ खून की धुंध बनकर उड़ गया। आतंकित भीड़ चीख उठी। गो की जुए के भयानक खौफ के आगे उनके पैर जवाब दे गए। हर कोई जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। गो की जुए किसी युद्ध देवता की तरह भयंकर लग रहा था। उसने एक कदम में 3 वैम्पायरों को जा दबोचा। भाले की ठंडी नोक उनकी गर्दन को चीरते हुए निकल गई और 3 सिर हवा में ऊंचे उछल गए। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और शून्य को काट दिया। तुरंत ही पीछे से हमला करने की फिराक में लगे 1 दर्जन से अधिक वेयरवोल्व्स भेड़िया मानव टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर पड़े। दुष्ट जानवर। लोंगयुन पर्वत के 3 पूर्वज क्रोध से पागल हो गए। एक भयंकर दहाड़ के साथ वे गो की जुए के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। उन्होंने तेजी से हाथों से मुद्राएं बनाई और लोंगयुन पर्वत की 3 टैलेंट्स ड्रैगन सबड्यूइंग सक्रिय कर दी। गो की जुए की आंखों में हत्या की चमक थी। जैसे ही उसका दिल धड़का, उसके शरीर से एक भयानक काली लौ निकली, जो किसी छोटे परमाणु विस्फोट से भी अधिक शक्तिशाली थी। जमीन पर कई मील तक दरारें पड़ गईं और वह भूकंप की तरह हिलने लगी। धूम धूम। तीनों पूर्वजों द्वारा बनाई गई वह जादुई घेराबंदी इस प्रहार के आगे 3 सेकंड भी नहीं टिक सकी। फिर वह काली लौ नरक के दुष्टों की तरह गरजते हुए आगे बढ़ी और सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। लोंगयुन पर्वत के तीनों पूर्वज जो पास ही थे, कटे हुए पतंग की तरह पीछे जा गिरे। उनके शरीर झुलस गए और वे खून की उल्टियां करने लगे। वॉर गॉड ग्रुप का और उसका बुरी तरह डर गया और उसने अपने लोगों को तुरंत पीछे हटने का इशारा किया। वह गो की जुए का आभारी था कि उसने सक्रिय रूप से उसके लोगों को निशाना नहीं बनाया था। मार डालो। गो की जुए की दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने एक ही वार में 3 ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धाओं को आर पार कर दिया। उसके पीछे के जुड़वां ड्रैगन्स ने तानयान ग्रुप के सुपरह्यूमन्स और तियानलेन ग्रुप के वेयरवोल्व्स का बेरहमी से शिकार किया। वह लाशों के ढेर और खून से रंगे आसमान के बीच किसी अजेय योद्धा की तरह आगे बढ़ रहा था। चू युआन, तुम क्यों भाग रहे हो? तुमने ही यह सब शुरू किया था। आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गो की जुए की आंखों में पागलपन सवार था। उसने भागते हुए चू युआन पर निशाना साधा। उसका भाला एक धनुष में बदल गया और उसने प्रत्यंचा पूरी खींच दी। तड़ाक। एक थंडर फ्लेम तीर हवा को चीरते हुए निकला और कई मील दूर भाग रहे चू युआन को जा लगा। चू युआन ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और अपनी तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तीर अजेय था। वह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया और एक धमाके के साथ फट गया। ओल्ड टॉर्टोइस, बूढ़े कछुए, अब तुम्हारी बारी है। पिछली बार तुम्हें निगलने से मैं 8वें रैंक तक पहुंचा था, इस बार तुम मुझे 9वें रैंक तक पहुंचाओगे। गो की जुए किसी देवता या दानव की तरह चीखा और पलक झपकते ही ओल्ड टॉर्टोइस के पास पहुंचकर उसे निगलने के लिए अपनी आत्मा सक्रिय कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी नीले सींग वाला जीव गो की जुए के हमले के असर से बाहर निकला। अपने साथी ओल्ड टॉर्टोइस को मरते देख वह क्रोध से भर उठा और एक विशाल दांतेदार तलवार लेकर गो की जुए के पीछे से हमला किया। खचाक। जैसे ही गो की जुए ने ओल्ड टॉर्टोइस को निगला, नीले सींग वाले जीव की तलवार ने गो की जुए के जुड़वां ड्रैगन्स के सिर धड़ से अलग कर दिए। काला खून चारों ओर बिखर गया। अपने ड्रैगन्स के सिर कटने पर गो की जुए दर्द से कराह उठा। लेकिन तभी ओल्ड टॉर्टोइस को निगलने से मिली असीम ऊर्जा उसके शरीर में समुद्र की लहरों की तरह दौड़ने लगी। उसने उस असहनीय दर्द को सहा और 9वें रैंक की शक्ति पाने के लिए आसमान की ओर दहाड़ा। लोगों के आश्चर्य और नीले सींग वाले जीव के गुस्से के बीच गो की जुए के शरीर से एक और भी भयानक शक्ति फूटी। उसके जुड़वां ड्रैगन्स के कटे हुए सिर लगभग तुरंत वापस हो गए। हा, जैसा सोचा था, ओल्ड टॉर्टोइस की जीवन शक्ति असीम है। गो की जुए ने दहाड़ते हुए कहा, अब मेरी सबसे शक्तिशाली दैवीय शक्ति का स्वाद चखो, ब्लैक ड्रैगन ब्रेक। उसके हाथ में मौजूद भाला प्रचंड रोशनी से चमक उठा। एक जीवित काले ड्रैगन की आकृति निकली और सीधे नीले सींग वाले जीव पर हमला कर दिया। तुम मरने के लायक हो। मुझे अपनी शक्ति छिपानी नहीं चाहिए थी। स्काई शैटरिंग स्लैश। नीले सींग वाले जीव ने अपनी तलवार से एक ऐसा वार किया जिसने आसमान और धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया। 100 झांग लंबी तलवार की आभा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। धूम। काला ड्रैगन कट गया, लेकिन गो की जुए ने डर था। उसने अपने भाले से उस हमले की बची हुई शक्ति को भी चूर चूर कर दिया। जी शांग, झू होंग्यू, अब तुम्हारी बारी है। और तुम जो छिपे हो, बाहर आओ और इन चारों समूहों के लोगों का सफाया करो। गो की जुए ठहाका मारते हुए शहर के केंद्र में मौजूद स्टार एब्जॉर्बिंग मेन ट्री की ओर बढ़ गया, युद्ध का मैदान बाकी लोगों के लिए छोड़ते हुए। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नीले सींग वाला जीव गुस्से में आग बबूला होकर उसके पीछे भागा।
गुकिजुए नीले सींग वाले जीव को दूर ले गया और युद्ध के मैदान को जीशांग, जू होंग्यू, क्यू ट्रेजर और अन्य लोगों के हवाले कर दिया। उसके मौत के देवता की तरह पांचों बड़े समूहों के विशेषज्ञों का संहार करने वाले दृश्यों ने लाइव स्ट्रीम में करोड़ों दर्शकों के बीच गालियों और अपमान की बौछार पैदा कर दी थी। वॉर गॉड ग्रुप अब दियुवान ग्रुप, तानयांग ग्रुप, तियानलिन ग्रुप और व्हाइट ब्लड ग्रुप से अलग हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वे अब भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं। दियुवान ग्रुप, तानयांग, तियानलिंग और व्हाइट ब्लड ग्रुप के बचे हुए 300 से 400 विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठा हुए। चुयुआन अब लापरवाह हो चुका था और लोंगयुन पर्वत के 3 पूर्वज लड़ने के लिए बहुत गंभीर रूप से घायल थे। तानयांग, तियानलिंग और व्हाइट ब्लड ग्रुप के उपाध्यक्षों को भी गुकिजुए ने अकेले ही मार गिराया था। उनकी शक्ति अब बेहद कम हो गई थी। तानयांग ग्रुप के अध्यक्ष टेबाले, व्हाइट ब्लड ग्रुप की अध्यक्षा मिनाया और तियानलिंग ग्रुप के नोलानके के चेहरे इस समय बेहद उदास और गंभीर थे। इन तीनों में एक 9वें रैंक का वेवोल्फ, एक 9वें रैंक का वैम्पायर और एक 9वें रैंक का सुपरह्यूमन शामिल था। ओरोस्का, तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाइट ब्लड ग्रुप की अध्यक्षा मिनाया ने उसे धीमी आवाज में डांटा। ओरोस्का ने शांति से कहा, मैं शुरू से ही इसमें भाग नहीं लेना चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया। मेरा वॉर गॉड ग्रुप अब इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा। मिनाया और अन्य अध्यक्ष गुस्से में थे, लेकिन इस डर से कि कहीं वह विरोधियों की मदद न करने लगे, उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। तियानलिंग ग्रुप के नोलानके ने एक विशाल 2 मीटर ऊंचे वेवोल्फ का रूप ले लिया और दीवार पर खड़े 13 लोगों, जीशांग, जू होंग्यू और अन्यों की ओर तिरस्कार से देखा। उसके लिए ये लोग महज मामूली कचरा थे, क्योंकि इनमें सबसे शक्तिशाली भी केवल 8वें रैंक के शिखर पर थे। क्या होगा अगर तुम हमें भी इसमें जोड़ लो? हे। तभी दूर से अजीब हंसी की आवाजें आईं। 100 से अधिक वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर्स वहां पहुंचे, जिनका नेतृत्व काले सुनहरे रंग की मादा जीव गुई लैन कर रही थी। हा, एंटिटी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एम्परर उसे देखकर खुशी से हंसा। एंटिटी मुस्कुराया, ब्लैक ड्रैगन बॉस ने हमें जीने का रास्ता दिया, वरना हम कब के मारे जाते। उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जीशांग ने शुरा कवच पहनकर गुई लैन का अभिवादन किया। गुई लैन ने सिर हिलाया और कहा, औपचारिकताएं छोड़ो, पहले इन्हें मारते हैं। उनके पास 3 9वें रैंक के योद्धा हैं। मैं एक को संभाल सकती हूँ, बाकी 2 का क्या? जीशांग ने कहा कि वह और कुछ अन्य मिलकर एक को संभाल लेंगे। तभी ओरोस्का ने आगे आकर कहा कि वह तियानलिंग ग्रुप के नोलानके से लड़ेगा। धूम, यह विशाल युद्ध छिड़ गया। इस बीच वहां से 10 किलोमीटर से अधिक दूर एक शहर में गड़गड़ाहट, गुकिजुए और वह नीले सींग वाला जीव लड़ते हुए शहर के केंद्र में मौजूद स्टार एब्जॉर्बिंग मेंट्री की ओर बढ़ रहे थे। उनकी लड़ाई की वजह से गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। तबाही ऐसी थी मानो 8.0 तीव्रता का भूकंप आया हो। 9वें रैंक पर पहुंचने के बाद गुकिजुए उस जीव का डटकर मुकाबला कर पा रहा था। जहां से भी वे गुजरते, वहां परमाणु विस्फोट जैसी तबाही मच जाती। ब्लैक ड्रैगन एम्परर, तुमने वाकई मुझे चौंका दिया। अफसोस, मैं अपनी असली शक्ति का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह नीले सींग वाला जीव, जो काफी देर से गुकिजुए को हरा नहीं पाया था, उसने अपना सिर हिलाया। अचानक उसके शरीर के भीतर कुछ टूटने जैसी आवाज आई और उसका 10 फीट का शरीर सिमटकर मात्र 1 मीटर का रह गया। धूम, शरीर छोटा होते ही उसकी शक्ति असीम रूप से बढ़ गई। उसके हाथ की तलवार से निकलने वाली शक्ति पहले से 10 गुना अधिक भयानक थी। गुकिजुए ने बमुश्किल उस हमले से खुद को बचाया। वह हमला उसके पीछे की दर्जनों इमारतों को चीरता हुआ निकल गया। अब मुझ में तुम्हारे साथ खेलने का धैर्य नहीं बचा है, मरो, नीले सींग वाले जीव ने शांति से कहा और फिर एक बिजली जैसा तेज वार किया। गुकिजुए उसे चकमा नहीं दे सका और उसने अपने भाले से उसे रोकने की कोशिश की। कड़क, ऐसा लगा मानो वह स्वर्ग को छूने वाले किसी पहाड़ से टकरा गया हो। इतनी शक्ति के सामने गुकिजुए भी किसी तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा और अनगिनत इमारतों को तोड़ते हुए जा गिरा। उसने खून की उल्टियां की, उसके शरीर के दर्जनों ड्रैगन स्केल्स चकनाचूर हो गए और उसके हाथों से खून बहने लगा। हेवन स्प्लिटिंग स्लैश, वह जीव अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक और विस्फोटक वार किया, जिसका ऊर्जा प्रवाह ही आसपास की इमारतों को नष्ट कर रहा था। वह सब कुछ खत्म कर देने के इरादे से नीचे की ओर झपटा। इतने भयानक हमले का सामना करते हुए गुकिजुए भयभीत था। जोर से दहाड़ते हुए उसका पूरा शरीर काली रोशनी से भर उठा और वह पूरी तरह से तीसरी अवस्था में प्रविष्ट हो गया। इस अवस्था में वह विस्फोटक शक्ति से भरा दिख रहा था। उसकी पीठ के जुड़वां ड्रैगन गायब हो चुके थे और वह स्पष्ट रूप से एक मानव रूपी ब्लैक टायरानोसोरस रेक्स जैसा लग रहा था, जिसकी गर्दन और छाती पर मैग्मा जैसी चमक बह रही थी। एक पल में उसकी युद्ध क्षमता भी 10 गुना बढ़ गई। ब्लैक ड्रैगन रोर, गुकिजुए गुस्से में दहाड़ा। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला। एक जोरदार धमाके के साथ उसके मुंह से ड्रैगन की सांसों की एक अत्यंत विस्फोटक किरण निकली, जो उस भयानक सेबर ऑरा तलवार की आभा से टकराए।
इतने भयानक हमलों की टक्कर ने 10 मील के दायरे की सभी इमारतों को तुरंत नष्ट कर दिया। आंखों को चुंधिया देने वाली ऊर्जा का प्रहार एक मध्यम आकार के परमाणु विस्फोट की तरह फूटा। ये कैसे संभव है? नीले सींग वाला जीव विस्फोट की लहरों से बाहर निकला। गुकिजुए को दूर से देखते हुए उसके विभत्स चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इस समय गुकिजुए का सिर एक डरावने ड्रैगन के सिर में बदल चुका था और उसके शरीर के चारों ओर काली बिजली और काली लपटें लिपटी हुई थीं। मैंने कहा था ना, अगर तुम मुझे मारने में कामयाब भी हो गए तो तुम्हें अपनी अधिकांश जान की कीमत चुकानी होगी। गुकिजुए की आवाज़ विभत्स और कर्कश हो गई थी। जैसे ही उसके पंजों में काली रोशनी उमड़ी, उसके दोनों हाथों में एक एक विशाल ब्लैक ड्रैगन सेबर तलवार प्रकट हो गई। बिना देर किए वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और नीले सींग वाले जीव के ठीक सामने पहुंचकर उस पर वार किया। दोनों राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शहर को गड्ढों से भर दिया। वे जहां से भी गुजरे तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा। हजारों दौर की लड़ाई के बाद गुकिजुए ने उस जीव के मांस का एक हिस्सा काट दिया, जबकि उसके अपने कंधे पर भी गहरा घाव हुआ। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, सामने वाले को मार डालना। गुकिजुए ने अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मा की शक्ति बटोरकर एक आखिरी प्रहार किया। ऐसा लगा मानो पूरा आसमान ही किसी आकाशीय घाव से फट गया हो। ये वार नीले सींग वाले जीव की छाती पर लगा और उसका पूरा शरीर तिरछा होकर दो हिस्सों में बंट गया। नीले सींग वाला जीव दहाड़ा, वह अभी मरा नहीं था। उसकी दहाड़ आश्रय के लोगों को भी सुनाई दी। मैंने तुम्हें कम आंका। यदि मेरी 70% शक्ति दबी न होती तो मैं तुम्हारे जैसे चींटी को एक उंगली से कुचल देता। सील, मेरे लिए खुल जाओ, चलो साथ में मरते हैं। जैसे ही वह दहाड़ा, उसके दो हिस्सों में बंटे शरीर के भीतर से 7 लगातार धमाकों की आवाज आई। उसका शरीर अजीब तरह से वापस जुड़ गया, लेकिन जैसे ही शरीर जुड़ा, ऐसा लगा मानो उसने किसी नियम को चुनौती दी हो और उसका पूरा शरीर प्रकाश के कणों में बदलने लगा। हा, मरो, नीले सींग वाला जीव मुस्कुराया और जैसे ही वह पूरी तरह प्रकाश के कणों में बदला, उसने गुकिजुए की ओर एक उंगली से इशारा किया। सर्र, खचाक, एक स्लेटी नीली उंगली जैसी रोशनी मानो टेलीपोर्ट हुई हो, सीधे गुकिजुए के सिर के आर पार हो गई। जैसे ही गुकिजुए को एहसास हुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी चेतना अनंत अंधकार में डूब गई। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हजारों मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। ठंड, बहुत ठंड। उसने महसूस किया मानो वह बर्फ की कोठरी में गिर गया हो। क्या यही मौत है? मेरी आंखों के सामने इतना अंधेरा क्यों है? धूम। गुकिजुए का निर्जीव शरीर, जो अब सामान्य अवस्था में आ चुका था, जमीन से टकराकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वह नीचे बेजान पड़ा था। उसके शरीर पर एकमात्र घातक चोट उसके माथे के बीचों बीच बना वह छोटा सा खूनी छेद था। हजारों मीटर ऊपर, नीले सींग वाले जीव का शरीर प्रकाश के कणों में बदलकर पूरे आसमान में बिखर गया। शाम की ढलती रोशनी में वे कण बहती रोशनी की लकीरों की तरह सुंदर और चौंकाने वाले लग रहे थे। 1-2 घंटे बाद, जब रात धरती को ढकने ही वाली थी, सर्र, दूर से एक आकृति वहां पहुंची। ये वॉर गॉड ग्रुप का एक सुपरह्यूमन था। जब उसने गड्ढे में बेजान पड़े व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया और जोर से चिल्लाया, मुझे सीओगू मिल गए हैं, जल्दी यहाँ आओ। वह वास्तव में मर गया और नीले सींग वाले जीव का कहीं पता नहीं है। क्या वे साथ में ही खत्म हो गए? उस सुपरह्यूमन को गुकिजुए की लाश देखकर दया आई कि इतनी असीम संभावनाओं वाला युवक इतनी कम उम्र में चला गया। लेकिन साथ ही उसने राहत की सांस भी ली, क्योंकि अब वह स्टार एब्जॉर्बिंग मेंट्री को नष्ट किया जा सकता था। आश्रय की लड़ाई आधे घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। चारों समूहों के लोग पूरी तरह मारे जा चुके थे। लुहाओ, वुहाई और तांग हुआंग भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लड़ाई बेहद दुखद और भीषण रही थी। जल्द ही चारों दिशाओं से लोग वहां पहुंचने लगे। जब सबने गुकिजुए का बेजान शरीर देखा तो सब अपनी जगह पर पत्थर बन गए। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही पल बाद जीशांग वहां पहुंचा। ये दृश्य देखकर उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह अनाथ था और गुकिजुए भी। जीशांग उसे अपना बड़ा भाई मानता था। ये किसी अपने को खोने का असहनीय दर्द था। इसके बाद बाई जिंगई, झू होंग्यू, हो लिन्नाना और अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गुकिजुए मर चुका था। नीले सींग वाला जीव भी जा चुका था। उस गहरे गड्ढे के ऊपर वॉर गॉड ग्रुप के लोग और 80 से अधिक वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर्स जमा थे। जीशांग, झू होंग्यू, क्यू ट्रेजर और बाकी सभी के लिए इस परिणाम को स्वीकार करना कठिन था। ऐसा क्यों हुआ? हो लिन्नाना मन ही मन बुदबुदाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। क्या उसे वाकई उससे प्यार हो गया था? वहां सन्नाटा छा गया और उसका घायल था, पर उसने शांति से अपने लोगों को विदा किया। जल्द ही वहां केवल जीशांग और उसके करीबी साथी रह गए। रात ने धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में ले लिया।
हो लिन्नाना ने लंबी सांस ली और कहा, सब सुनो, सीयोगू ने मुझसे कहा था कि अगर वह युद्ध में मारे जाएं तो आप लोग दुखी न हों। यह एक ऐसा परिणाम था जिसका उन्हें पहले से आभास था। इतना कहकर वह गड्ढे में उतरी और गो की जुए के बेजान शरीर के पास गई। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, जमीन के नीचे से अचानक एक पीला पंजा निकला, बिल्कुल किसी ड्रैगन के पंजे जैसा। उसने गो की जुए के शरीर को पकड़ा और तुरंत जमीन के अंदर गायब हो गया। धिक्कार है, ये कौन है? हो लिन्नाना चिल्लाई, पर वह पंजा और शरीर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुके थे। जीशान की आंखों में चमक आई, क्या उसे मुख्य वृक्ष ने ले लिया है? अगर ऐसा है तो शायद वह जीवित हो सके। लेकिन जब हो लिन्नाना ने बताया कि वह पंजा किसी पेड़ का नहीं बल्कि किसी जीव का था, तो सबकी बची कुची उम्मीद भी टूट गई। उसी समय गहरे समुद्र में तीसरा भाई कैसे मर गया? नन्हा कछुआ भी मर चुका है। वेदी, मुझे दृश्य दिखाओ। ग्रे रंग की वेदी से रोशनी निकली और गो की जुए और नीले सींग वाले जीव की अंतिम लड़ाई के दृश्य दिखाई दिए। समुद्र की गहराई में छिपे दो भयानक जीव देर तक चुप रहे। अब हम वापस नहीं जा सकते। हमें बाहर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। अब कोई उम्मीद नहीं बची है। खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। हम इस आसमान को तोड़ देंगे और उन 9 ब्लड ड्रैगन्स को आज़ाद कर देंगे जो वेदी के नीचे दबे हैं। समय बीतता गया। 3 महीने बाद हेलियन यून फिर से मिलने आया। दुनिया को अभी भी परिणाम नहीं पता था क्योंकि उपग्रह वहां के दृश्य नहीं ले पा रहे थे। बाई जिंगई ने उसे बताया कि गो की जुए अब नहीं रहा। हेलियन यून ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे दुख था क्योंकि गो की जुए साम्राज्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था। आधा साल बीत गया। जी शांग और अन्य लोग अपने दुख से बाहर आए और उन्होंने एक नया समूह बनाया, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप। इसने पुराने दीवान ग्रुप की जगह ले ली। एक रात क्लाउड सिटी के केंद्र में मौजूद स्टार एब्जॉर्बिंग मेन ट्री अचानक पागल हो गया। बिना किसी चेतावनी के वह गड़गड़ाहट के साथ जमीन के अंदर समा गया। देखते ही देखते साम्राज्य के सभी स्टार सकिंग पेड़ गायब हो गए। तकनीक के माध्यम से भी उनका पता लगाना अब असंभव था। पेड़ के गायब होने के आधे महीने बाद रात के करीब 8 बजे बरमूडा के गहरे समुद्र से 2 विनाशकारी ऊर्जा तूफान उठे। ये तूफान परमाणु विस्फोटों से भी कहीं अधिक भयानक थे। इनकी विस्तार गति आश्चर्यजनक थी। सैकड़ों हजारों मील तक फैलते हुए इन्होंने समुद्र को सुखा दिया और जमीन पर पहुंचकर सब कुछ तबाह करने लगे। अनगिनत जीव और राक्षस इस तूफान की चपेट में आकर मारे गए। जब इस भयानक ऊर्जा तूफान ने 5000 मील के क्षेत्र को घेर लिया तो ये धीरे धीरे रुका और फिर तुरंत एक चॉपस्टिक की लंबाई वाली रोशनी की पतली किरण में सिमट गया। सर्र, एक आवाज के साथ इसने हवा को चीरा, वायुमंडल को पार किया, आसमान को चीरते हुए प्रकाश की गति से रात के अंधेरे को भेद दिया और गहरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, जहां इसने बियॉन्ड द रियलम, सीमा से परे स्थित 2 स्थिर चंद्रमाओं को आर पार कर दिया। धूम, ये प्रकाश किरण इतनी प्रचंड थी कि इसने एक के बाद एक दोनों चंद्रमाओं को बे दिया। जैसे ही वे बिंधे, उनमें अविश्वसनीय रूप से भीषण आग की लपटें उठीं और वे भीतर से फट गए। अंतहीन अग्नि के साथ चंद्रमा के अनगिनत उल्कापिंड टुकड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे खींच लिए गए। स्टार ब्लू कॉन्टिनेंट पर इंसान और राक्षस सभी इस समय इसे देख सकते थे। ब्रह्मांड की सीमा से परे आग की लपटें आसमान छू रही थीं। एक के बाद एक विशाल अग्नि के गोले आसमान से गिर रहे थे, मानो पूरे आकाश में उल्कापिंडों की बारिश हो रही हो। जब चंद्रमा के मलबे का पहला टुकड़ा जमीन पर गिरा तो एक साम्राज्य का पूरा शहर पल भर में राख हो गया। ऐसी प्राकृतिक आपदा के सामने सुपर मार्शल आर्टिस्ट भी तिनके की तरह कमजोर थे। एक अन्य आयामी स्थान के भीतर, यह स्थान मैग्मा तप्त लावा के नीचे लग रहा था, जहां ऊपर भयानक रूप से उबलता मैग्मा था। मैग्मा के नीचे शून्य क्षेत्र का विस्तार था, जहां एक स्लेटी रंग की वेदी थी। गु की जुए की लाश उस वेदी पर शांति से लेटी थी। इस वेदी के 9 स्तंभ थे और हर स्तंभ से एक ब्लड ड्रैगन, रक्त ड्रैगन बंधा हुआ था। लेकिन उनमें से 8 सूखकर कंकाल बन चुके थे। केवल एक ब्लड ड्रैगन बचा था, जिसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन वह अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। समय आ गया है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जंजीरों से बंधे उस बूढ़े ड्रैगन ने, जिसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, अपना मुंह खोला और 9 रक्त रंगीन ड्रैगन पर्ल्स, ड्रैगन मोती उगले। इन 9 मोतियों में से प्रत्येक में असीम ऊर्जा थी, जो 9 रक्त रंगीन सूर्यों की तरह लग रहे थे। वे एक एक करके गो की जुए की लाश में समा गए। बच्चे, मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई गलती नहीं की। तुम्हें वह सपना देना जिसमें भविष्य दिखाया गया था, सच में तुम्हारे जैसा अपवाद पैदा करने में सफल रहा। बूढ़ा ड्रैगन खुशी से हंसा। वह छोटी लड़की, हालांकि तुम्हारी तरह साहसी नहीं थी, जो वाकई दुख की बात है। हमारे 9 भाइयों के ड्रैगन मोतियों को खुद में समा लेना। वह प्रकाश वास्तव में सृजन प्रकाश कहलाने के योग्य है। तभी ऊपर मौजूद मैग्मा में हलचल हुई, मानो वह कभी भी ढह सकता हो। बूढ़े ड्रैगन ने गहरी नजरों से अनंत तारों वाले आकाश की ओर देखा, जहां एक अकल्पनीय विशाल जीवन ग्रह था।
वह ग्रह इस ग्रह से कई खरब गुना बड़ा था। अचानक उस विशाल ग्रह के पास के शून्य से एक विशाल हाथ निकला, जिसके चारों ओर अनगिनत सितारे घूम रहे थे। वह हाथ ब्रह्मांड के अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ते हुए सीधे इस ग्रह की ओर बढ़ने लगा। नियति के पहिए घूमने लगे हैं। बूढ़े ड्रैगन ने जोर से हंसते हुए गोकीजुए से कहा, मेरा ब्लड ड्रैगन कबीला सितारों के 9 शीर्ष कबीलों में से एक है। बच्चे, तुमने हम 9 भाइयों के मोतियों को समाहित किया है। तुम एक अभूतपूर्व शक्ति हो। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम किस स्तर तक बढ़ोगे। जब तुम्हें शक्ति मिल जाए तो मेरे लिए ब्लड ड्रैगन कबीले के खून का बदला लेना। जाओ। इतना कहकर बूढ़े ड्रैगन के शरीर की बची कुची जान भी निकल गई। उसने अंतिम रक्त प्रकाश उगला जिसने गोकीजुए को लपेट लिया और अंतरिक्ष को चीरते हुए उसे तुरंत वहां से ओझल कर दिया। बाहरी दुनिया में विनाश का मंजर था। रात का आधा हिस्सा आग के समुद्र में बदल चुका था। दिन वाले हिस्से का 2/3 भाग जलमग्न हो गया था। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की इमारत की छत पर जीशांग लाल आकाश को देख रहा था। बॉस के मरने के बाद दुनिया भी उन्हीं के साथ खत्म हो रही है। सब कुछ पहले से तय लगता है। हो लिन्ना ना अभी भी मजाक करने की हिम्मत रख रही थी। देखो, तब डायनासोर भी ऐसा ही नज़ारा देखकर विलुप्त हुए थे। अब हमारी बारी है। जैसे ही पूरा ग्रह नष्ट होने वाला था, ब्रह्मांड की गहराई से वह सितारों से घिरा अकल्पनीय विशाल हाथ वहां पहुंचा। एक हल्के से इशारे के साथ गिरते हुए उल्कापिंड और विनाशकारी लहरें, सब कुछ पल भर में गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। वह आकाश को ढकने वाला विशाल हाथ सब कुछ साफ करने के बाद वहीं स्थिर रहा, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। दुनिया भर के जीवित इंसान और विकसित प्राणी उस विशाल हाथ को आतंक और विस्मय से देख रहे थे। एक पल बाद उस विशाल हाथ ने पूरे ग्रह को अपनी हथेली में लिया और उसे वहां से उठाकर कहीं और ले गया। एम्परर स्टार गहरे अंतरिक्ष में स्थित एक जीवन ग्रह है जो किसी भी तारे से बड़ा है। वास्तव में इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने कई तारों को अपनी ओर खींच लिया है, मानो वे किसी सम्राट की रक्षा कर रहे हों। इसका विशाल क्षेत्र और अनगिनत खतरनाक बंजक क्षेत्र सेंट ग्रेड जीवों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इस ग्रह की अपनी एक इच्छा शक्ति है जो स्वर्गीय दाव के समान है। ये कुल 6 महाद्वीपों में विभाजित है। टेक्नोलॉजी कॉन्टिनेंट, यहाँ के निवासी सुपर मार्शल आर्मर बुलाने में सक्षम हैं। सुपर सेंट कॉन्टिनेंट, यहाँ के निवासी अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को तोड़ने और शरीर के माध्यम से संतत्व प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। एलियन स्पिरिट कॉन्टिनेंट, यहाँ के जीव वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर्स के समान डरावने और हिंसक दिखते हैं। कल्टिवेशन कॉन्टिनेंट, यहाँ मनुष्यों के बीच साधना करने वाले साधक रहते हैं। डेमन स्पिरिट कॉन्टिनेंट, ये याव साधकों का निवास स्थान है। अतीत में ब्लड ड्रैगन कबीला इस महाद्वीप का एकमात्र अधिपति था। गॉड स्पिरिट कॉन्टिनेंट, यहाँ रहने वाले खुद को गॉड रेस देव जाति कहते हैं, जो एक बहुत शक्तिशाली जातीय समूह है। ये 6 महाद्वीप इस ग्रह के 6 सुपर साम्राज्यों की तरह हैं जो वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं। उनके बीच युद्धों की मध्यस्थता करने के लिए एक कॉन्टिनेंटल एलायंस भी है। जिस विशाल हाथ ने स्टार ब्लू प्लैनेट को छीना था, वह इसी एलायंस के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का था। उसने ग्रह के सभी योद्धाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग महाद्वीपों पर भेज दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। 3 साल पहले एम्परर स्टार पहुंचे जीशांग और अन्य साथियों को टेक्नोलॉजी कॉन्टिनेंट की सुपर मार्शल अकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। आज जीशांग, जू होंग्यू और जू किंग अपनी सेंट ग्रेड क्षमताओं के कारण अकेडमी के प्रमुख चेहरे बन चुके हैं। उनके साथ मु युक्सिन भी है, जिसका कटा हुआ हाथ बाई जिंगई ने वापस लौटा दिया था। इस ग्रह पर मार्शल रैंक की श्रेणियां इस प्रकार हैं: 1 से 9 रैंक शिक्षु, इसके ऊपर स्पिरिट मार्शल, ट्रू मार्शल, बैटल मार्शल, हेवन मार्शल, किंग मार्शल, एम्परर मार्शल, सेंट मार्शल और इंपीरियल मार्शल। प्रत्येक रैंक 1 से 9 सितारों में विभाजित है। अकेडमी के भीतर एक टीम है जिससे टकराने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं, ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड। आज रात एक उड़ते हुए स्टार टॉवर की छत पर आओ पियो, परसों हम प्रशिक्षण के लिए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, जीशांग ने जोश से कहा। जीशांग, जू होंग्यू और अन्य अब ट्रू मार्शल रैंक के 5 या 6 सितारा योद्धा बन चुके हैं। क्या हमें युद्ध के मैदान में क्यूट ट्रेजर एप एम्परर और वह सफ़ेद लोमड़ी मिलेंगे? जहाओ हू ने पुरानी यादों के साथ पूछा। बॉस शायद पिछले 3 सालों से हमें देख रहे होंगे, हमें उन्हें निराश नहीं करना है, जीशांग ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ बॉस के नाम पर जाम उठाएं। डेमन स्पिरिट कॉन्टिनेंट, यहाँ के याओ राक्षस जीव बहुत युद्धप्रिय हैं। 2 साल पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी और गॉड स्पिरिट महाद्वीपों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। एक अज्ञात आदिम पर्वत श्रृंखला के गहरे जंगलों में एक झरने के किनारे अलाव जल रहा था। वहां एक व्यक्ति बैठा था जिसका ऊपरी शरीर नग्न था। उसके बाल सफ़ेद और लाल मिश्रित थे और चेहरे पर एक दुष्टता भरी गंभीरता थी। वह गुकीजुए था। उसकी बाईं आंख के नीचे ब्लड ड्रैगन और दाईं आंख के नीचे ब्लैक ड्रैगन का टैटू था।
उसकी छाती पर 9 रक्त सितारे एक पंक्ति में थे जो एक ब्लड ड्रैगन टोटेम बना रहे थे। उसकी पीठ पर फिर से जुड़वां ड्रैगन्स उगाए थे, बायां ब्लैक और दायां ब्लड ड्रैगन। 3 महीने हो गए और मैं अभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। गुकिजुए ने आसमान में चमकते कई सूर्यों की ओर देखा। मरने से पहले ओल्ड ड्रैगन ने उसे अपने 9 भाइयों की यादें और उनके ड्रैगन पर्ल्स मोती सौंप दिए थे। गुकिजुए अब नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में उसे ऐसा कोई जानवर नहीं मिला जो उस पर दबाव बना सके। इस ग्रह की इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि वह भी बहुत देर तक उड़ नहीं सकता था। उसने संकल्प लिया था कि वह कॉन्टिनेंटल एलायंस को खत्म करके अपने कबीले का बदला लेगा, भले ही वहां इंपीरियल मार्शल रैंक के महाबली मौजूद हों। तभी उसे जंगल की एक दिशा से लड़ने की आवाजें और इंसानों के चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दी। बिना एक शब्द कहे गुकिजुए पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया और उस दिशा की ओर बढ़ गया। गुकिजुए हवा में उड़ा और कुछ ही पलों में 100 मीटर ऊंचे एक प्राचीन पेड़ पर जा उतरा, जहां से वह पास के पहाड़ी जंगल की ओर देखने लगा। दहाड़ सामने का नज़ारा ये था कि एक 3 सिर वाला सुनहरा अजगर जो लगभग 40-50 झांग लंबा था, याओ जाति के 3 साधकों पर हमला कर रहा था। इन तीनों याओ साधकों के सिर पर एक नीला सींग उगा हुआ था, लेकिन इसके अलावा वे दिखने में इंसानों जैसे ही थे। तीनों पुरुष थे, पहाड़ों जैसे मजबूत शरीर वाले और 2 मीटर से ऊंचे। एक के हाथ में युद्ध हथौड़ा, एक के पास कुल्हाड़ी और एक के पास युद्ध तलवार थी। उनकी शक्ति जबरदस्त थी। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं से हमला किया और 10 मिनट के भीतर ही उस सुनहरे अजगर का काम तमाम कर दिया। इस जंगली अजगर का खून एक बेहतरीन टॉनिक है, इसे जल्दी पियो। हथौड़े वाले व्यक्ति का सिर अचानक एक बैल और शेर जैसा दिखने लगा। उसने अजगर की गर्दन पर काट लिया और पागलों की तरह खून चूसने लगा। बाकी दोनों ने भी वैसा ही किया। गुकिजुए ये सब चुपचाप देखता रहा। जिस अजगर को मारने में उन्हें 100 राउंड लगे, उसे वह पलक झपकते ही मार सकता था। 9 ड्रैगन्स लेगेसी ने उसे इस दुनिया के शक्ति स्तरों के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वह अपनी वर्तमान ताकत से अनजान था। जल्द ही अजगर का सारा खून खत्म हो गया। बड़ा सुकून मिला। बड़े भाई ने अपना चेहरा वापस इंसानी रूप में बदलते हुए कहा, बड़े भाई, हम सभी वॉर मार्शल रैंक 9 पर पहुंच गए हैं। ग्रुप ने हाल ही में युद्ध इनाम की घोषणा की है। अगर हम 1 लाख सैन्य अंक कमा लें तो हम हेवनली मार्शल फ्रूट ले सकते हैं और हेवनली मार्शल रैंक के विशेषज्ञ बन सकते हैं। तीनों भाई अजगर की खाल उतार कर जाने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने एक परछाई चमकी और गुकिजुए प्रकट हुआ। कौन हो तुम? वे तीनों सतर्क होकर पीछे हटे। गुकिजुए के डरावने रूप और उसकी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन से जो दबाव पैदा हो रहा था वह भयानक था। ये जीवन स्तर का दबाव था। उसके सामने वे तीनों खुद को एक विशाल ड्रैगन के सामने चींटियों जैसा महसूस कर रहे थे। उसे ड्रैगन की विशेषताओं से लथपथ देखकर वे चौंक गए। क्या ब्लड ड्रैगन कबीले को 3 लाख साल पहले कॉन्टिनेंटल एलायंस के उन अमर बूढ़ों ने खत्म नहीं कर दिया था? वह वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? बड़े भाई ने धीमी आवाज में पूछा। गुकिजुए की डरावनी नजरें उन पर जमी थीं। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है और वे भागना चाहते थे, गुकिजुए ने हवा में अपना हाथ घुमाया। खचाक, 3 सिर किसी टूटे हुए कद्दू की तरह जमीन पर लुढ़क गए और चारों ओर खून बिखर गया। गुकिजुए ने आगे बढ़कर उनके स्टोरेज ब्रेसलेट्स ले लिए। जांच करने पर उसे कुछ मामूली विकास फलों के अलावा केवल रोजाना के कपड़े मिले। उसने बड़े भाई का लाइट ब्रेन निकाला। ये पुराने जमाने के मोबाइल जैसा था, लेकिन उससे हजारों गुना शक्तिशाली। मालिक की मौत के बाद वह अब अनाम हो गया था। गुकिजुए नदी किनारे वापस गया और मांस खाते हुए उस लाइट ब्रेन का अध्ययन करने लगा। आधे घंटे में वह उसकी कार्यप्रणाली समझ गया। कंगाल कहीं के, गुकिजुए ने बड़बड़ाते हुए देखा कि तीनों भाइयों के खातों को मिलाकर भी केवल 1,50,000 स्टार कॉइन्स थे। उसने उन पैसों से अपने लिए 50,000 का एक काला सूट और जूते खरीदे। कुछ ही मिनटों में उसके सामने एक वर्महोल खुला और उसका पार्सल डिलीवर हो गया। नदी में नहाकर और वह काला सूट पहनकर गुकिजुए बिल्कुल बेमिसाल लग रहा था। 3 लाख साल पहले ब्लड ड्रैगन कबीले को मिटा दिया गया था। अब से मुझे सावधान रहना होगा और अपनी पहचान छिपानी होगी, गुकिजुए ने बुदबुदाते हुए सोचा। सीनियर ब्लड फैंग ने ब्लैक स्टार ग्रुप में एक ब्लैक स्टार कार्ड जमा किया था। 3 लाख साल बीत चुके हैं, पता नहीं मैं उसे अब निकाल पाऊंगा या नहीं। इस दुनिया में बिना पैसों के एक कदम भी नहीं हिला जा सकता। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए महंगे ब्लड क्रिस्टल स्टोन्स की जरूरत थी। अगर वह 9 ड्रैगन पर्ल्स की सारी शक्ति को खुद में समाहित करना चाहता था तो उसे बहुत धन चाहिए था। गुकिजुए ने लाइट ब्रेन पर वर्महोल टेलीपोर्टेशन कंपनी का विकल्प चुना और गंतव्य डाला, ब्लैक स्टार ग्रुप। टिंग, आपके स्थान से ब्लैक स्टार ग्रुप तक टेलीपोर्ट करने की लागत 70,000 स्टार कॉइन्स है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ सर। उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन वर्महोल प्रकट हुआ।
सीनियर ब्लड फैंग, मेरा साथ देना। गू किजुए फुसफुसाया और वर्महोल के भीतर कदम रखते ही ओझल हो गया। एम्परर स्टार इतना विशाल था और इसकी इच्छाशक्ति इतनी भारी थी कि उड़ने वाले लोग भी लंबी दूरी के लिए वर्महोल या उड़ने वाले वाहनों का ही इस्तेमाल करते थे। महाद्वीपों के बीच यात्रा के लिए तो सुपर वर्महोल या बड़े अंतरिक्ष यानों की ज़रूरत पड़ती थी, जब तक कि आप कोई एम्परर ग्रेड या सेंट ग्रेड विशेषज्ञ न हो। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर, कहानी के 51 से 60 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।